Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter number 3rd. Chapter is about conservation of plants and animals. And in this chapter today my topic to discuss is about conservation of forests and wildlife. हम दोनों नेचुरल रिसोर्सेस है, फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, हम इनको किस तरह कंजर्व करें, कौन से स्टेप्स हम ले पाए ताकि इन दो चीज़ों को हम एटमोस्ट कंजर्व करें और प्रोटेक्ट करें। तो आपको पता है कि आजकल जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, मैन एक्टिविटीज़, वो बढ़ता जा रहा है एज पर द डिमांड्स, एज पर द पॉपुलेशन ग्रोथ, एज पर द अदर फैक्टर्स। इन फॉरेस्ट्स पे आज कल ही हमने प्रीवियस लेक्चर में ही हमने पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, उसके क्या असरत है, इम्पैक्ट क्या है ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑन द एनवायरनमेंट इन अ होलसम। यहाँ हम इन दो चीज़ों के अब कंजर्वेशन कैसे करें, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन इन ऑर्डर टू कंजर्व both forest and wildlife. You know, the wildlife is very associated to the forests, and forests can be developed by the interaction of wild species. दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो इस फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को किस तरह हम कंजर्व करें, व्हाट आर दे। आपको पता है we have established national parks, we have established national parks, we have established the wildlife sanctuaries, wildlife sanctuaries भी हमने, we have established the biosphere reserves, biosphere reserves, we have established the botanical gardens, we have established the zoos। तो बहुत सारे इन जरियों से, या we have emphasized on the afforestation, हमने afforestation पे ज्यादा ध्यान दिया, या प्लांटेशन ड्राइव, प्लांटेशन जो ड्राइव उसको चलाई, प्लांटेशन ड्राइव। तो बहुत सारे जो है इन चीजों से हम फॉरेस्ट एज वेल एज वाइल्ड लाइफ, असल में जो नेशनल पार्क हम एस्टेब्लिश करते हैं जगह जगह पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, इस गर्ज से ताकि हम वाइल्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट एंड कंजर्व कर सके, और साथ साथ फॉरेस्ट एरियाज, क्योंकि वाइल्ड लाइफ ही पाया जाता है फॉरेस्ट्स और द हैबिटेट ऑफ वेरियस लाइफ स्पीशीज, वाइल्ड स्पीशीज। तो जब हम इन चीजों को एस्टेब्लिश करें प्रॉपरली, these are managed and be observed, then this both are possible, both of the two then is the conservation and protection and management is there। तो हमें पता है कि what are the importance of forests, ये कितना हमारे लिए सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। एज पर हम क्लाइमेटिक चेंजेस की बात हम कर लेंगे, एज पर द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड स्पीशीज, एज पर द रिसोर्स ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट जो हमें इस इन फॉरेस्ट से मिलते हैं, और हाउ इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज और इन अ होलसम। तो नेशनल पार्क्स को हमने एस्टेब्लिश किए हैं, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व ये बहुत बड़ा एरिया होता है which could include the area of नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इसमें आ सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में ही बायोडाइवर्सिटी हो, वी कैन प्रॉपर्ली बायोडाइवर, देयर इज द मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दोनों एक बात है।
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दोनों को हम मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नेशनल पार्क्स है में हमने क्या किया, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो टोटली हमने इलीगल करा है, बैन्ड, all the human activities is prohibited, all human activities are prohibited। इन पे हमने बैन लगाया। वाइल्ड लाइफ स्पीशीज किसी हद तक देयर इज अ लिमिट फॉर ह्यूमन एक्टिविटी, यहाँ ह्यूमन इंटरप्शन होता है किसी हद तक ह्यूमन एक्टिविटीज। वाइल्ड लाइफ साइंस में बॉटनिकल गार्डन्स में हमने देखा कि वही ग्रोथ वेरियस प्लांट्स, वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, wide variety of plants which are unique in properties, unique in characters, and are sometimes they are considered heritage of the state of that area। बहुत सारे botanical gardens are also the reservoir of various plant, insect, arthropod species, zoos। we artificially manage जब कोई organism ऑन द वर्ज ऑफ एंडेंजर्ड होता है, मतलब खतरा होता है उसको, अब एक्सटिंक्ट होने का खतरा होता है, देन हम ऑन एन इमरजेंसी एक आर्टिफिशियली तौर पे आर्टिफिशियल, व्हाट इज डू, इट इज आर्टिफिशियल हैबिटेट जो हम अंडर द ह्यूमन सुपरविजन, अंडर द स्पेसिफिक सुपरविजन, इट इज प्रिजर्व्ड इन zoos। and afforestation means we give the emphasis on the growth of the forests, we plant more and more trees, herbs, shrubs, in order when there are the forests, there are the wildlife, there is the protection there। sometimes we take the plantation drive, we take a land area which is devoid of plants, we make a drive, then we plant more and more trees, more and more plants, those areas are well planted, as we make those areas greenery। we know the plants are very helpful in the environment, they provide oxygen, they produce various products, food, material, बहुत सारा हमें प्लांट से मिलता है। इस लिहाज अब इस कदर से जो फॉरेस्ट एरिया से एज वेल एज वाइल्ड लाइफ है, तो दोनों को कंजर्वेशन पॉसिबल है जब इन चीजों पे हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। जो नेशनल पार्क्स है, they are maintained and managed by the state government, central government, wildlife species, state government, as well as also sometimes the central government provides the funds and take the care and have they supervise what take place। the local stakeholders होते हैं वो भी इस जगह को निगरानी करते हैं, any illegal activity is taking place or not। then biosphere reserves, we can conserve the rich diversity of the living organisms, plants, microorganisms, animals, insect species, fish species, हर तरह के हम biosphere reserves which are very rich sources of the biodiversity of living organism। हम जब इन जगहों को हम प्रोटेक्ट करें और ह्यूमन एक्टिविटी को लिमिट में लाए, तो तब जाके देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। ये था यहाँ पे क्वेश्चन, जो टॉपिक हमारा था इस पे मैंने डिस्कस किया है। ज्यादा हमें इन्हीं चीजों पे, अगर हम इन एरियाज को प्रोटेक्ट अच्छा तरह से करें, वेल प्रोटेक्टेड एंड मैनेज्ड, ऑब्वियसली ये दो चीजें हम कंजर्व में ला सकते हैं, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन हो, ताकि वहां तक ये उनको इस रिसोर्स का भी फायदा पहुंचना चाहिए। देयर शुड बी sustainable development। when we make the judicious use of the resources, then our future generation can know about such resources, as forests are very important in view of the environment। को इस चीज को हमें
ध्यान में रखना। Now next question to discuss is in this chapter that endemic species क्या होती है। endemic species वो स्पीशीज होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है और कहीं दूसरी जगह पे वो पाया नहीं जाता। देन species found that is found in a particular area or region, उसको वहां क्या मिलता है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, ताकि वो अच्छे से वहां सर्वाइवल होता है और वेल अडेप्टेड दियर, और अपने आप को वो अच्छी तरह से अडेप्ट करता है, वेल अडेप्टेड टू द सराउंडिंग्स, और वो अच्छा खासा से अडेप्ट होता है। हम कहेंगे कोई स्पीशीज जो खुसूसी जगह पर्टिकुलर एरिया रीजन में पाया जाता है और उसको वहां फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिलता है सर्वाइवल होने के लिए, और उसके लिए वो वेल अडेप्ट होता है वहां के वातावरण से, तो हम उसको कहेंगे एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज, यू टेक द एग्जांपल ऑफ द हॉन्गल इन जम्मू एंड कश्मीर, और ये आपको कहीं और स्टेट में इंडिया के कहीं दूसरे एरिया में नहीं पाओगे। इट इज we can say the cultural animal belong to the Jammu and Kashmir state. It is as a heritage is considered that Hangul is a peculiar animal that is found in a particular region area. That particular region area is the J&K in India. That endemic species जो एक खास स्पीशीज पाई जाती है, कहीं और वो नहीं पाया जाता है, खास तौर उसी जगह में इनकी अबेंडेंस होती है, इनकी नंबर होती है, और आजकल इनका हमें अनफॉर्चुनेटली खतरा रहता है, इनका नंबर डिक्लाइन होता है। तो हमें चाहे कि हम इनको प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें, और इनका जो हैबिटेट है वो प्रॉपरली मैनेज करें। जब हम इन चीज़ों पे जहाँ इनकी हैबिटेट है उसको प्रॉपरली मैनेज करें, properly protect करे by the human activities, by the poaching, by the killing, by the hunting, उनको protect करे, या illegal trade of their products, उनसे हम प्रोटेक्ट करें इनको, तब जाके हम इनका नंबर जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। हर एक एनिमल, स्पेसिफिक एनिमल होता है प्रिक्युलरिटी टू दैट स्टेट, टू दैट एरिया, टू दैट रीजन, वो उस एरिया का, उस स्टेट का शान होता है, वो एक एम्बलम होता है, एक प्रिक्युलरिटी स्पीशीज होती है। तो उसको चाहे कि हम लोकल लेवल भी, एनजीओ लेवल से, गवर्नमेंट लेवल से, सेंट्रल लेवल से उसको क्या करिए, हर एक इन्वॉल्व होना चाहिए, हर एक एजेंसीज इन्वॉल्व होना चाहिए कि इनको हम एटमोस्ट प्रोटेक्ट करे, कंजर्व करे अपने ही हैबिटेट में, ताकि इनका नंबर जो है दिन ब दिन इंक्रीज होना चाहिए, एंड दे शुड बी अबेंडेंट इन नंबर, ताकि इसी से एक जगह की शान होती है, इसी से एक जगह की आइडेंटिटी होती है, इसी से ये उसका कल्चरल जो स्टडी होता है वो एक्सप्लेन होता है। कल्चरल लिटरेचर इज नोन by also those animals, ये एक शान होती है एक उस जगह की, जो मतलब बहुत सारे जो टूरिस्ट लोग होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, they come to see this type of animal, this particular animal, तो therefore intern economical development भी साथ साथ होता है। ये था endemic species। Then there is the what do you mean by the two term
फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा जो होता है इट रेफर्स दिस वर्ड रेफर्स टू flowering plants. Flowering plants. It refers to the word दो flowering plants को हम कहेंगे flora and fauna. It refers this word refers to the animals. It refers to the animals. Fauna means animals and flora means. अगर हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स में there is a wide variety of flora and fauna. That means flowering plants, then we can say the flora, we can say the plants, wide variety plants. They are variable in color, in size, in habitat. They varies. Also animal are variable. There is diversity. They diverse in structure, shape, size, in view of adaptation, in view of feeding, in view of respiration, in view of reproduction, in view of habitat. They are varying the flora and fauna. हर एक जगह पे जो अगर हम कोई जगह की बात हम करेंगे, if we take any region, any area of the state of the country where there is rich diversity of flora and fauna. Flora means the plants and fauna means the animals. They both are, you can find the abundant varieties of flora and fauna in the biosphere reserves. Biosphere reserves. Biosphere reserve. Biosphere reserve is a resource of flora and fauna. ये याद रखिए ये दो टर्म्स। अब इसमें बात आ रही है स्पीशीज क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्पीशीज। स्पीशीज क्या होती है। हम स्पीशीज टर्म को स्पीशीज इज मीन द अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स that could interbreed to each other and reproduce their young ones of their own kind या race। हम कहते हैं कि ये जो स्पीशीज होती है, ये टर्म जो होती है, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मैचिंग उनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं दे आर मैचिंग, ताकि मैचिंग के बाद दे इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिप्रोड्यूसिंग the young one. That means there is possibility of reproduction. When they can reproduce to each other after interbreeding, they live together, they come together, there is a organization. If they allow themselves to mate each other, mating उनमें होती है और सक्सेसफुली होती है, और तब जाके वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ही यंग वंस के और अपने जात के या रेस के, हम उनको कहेंगे स्पीशीज। तो स्पीशीज इज द सिंपलेस्ट यूनिट इन द it is the simplest unit in classification. एक basic fundamental, we can say fundamental unit in not we can say simplest, fundamental unit in classification. Classification क्या होती है, ये तब होती है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जाता है, डाइवर्सिटी। तो ये थी स्पीशीज। अब एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होते हैं, जरा उस पे ध्यान देंगे हम। एंडेंजर्ड स्पीशीज, व्हाट डू यू मीन बाय एंडेंजर्ड स्पीशीज? Endangered species
species. ये क्या endangered species are those species which are near to the extinction if the threat is continue. हाँ, अगर हम एक रीजन लेंगे, हम एक एरिया लेंगे या एक रीजन है, there is a limit number of species. और क्या है, they are on the verge of extinction if there is continuous threat of killing or hunting, then those species are tagged with endangered species. जिस तरह मस्क डियर, हाँ, लिपर्ड, सिनो लिपर्ड, हाँ, जिस तरह आंगूर है, तो बहुत सारे स्पीशीज प्लांट्स में भी पाओगे, एनिमल्स में भी, दोज आर एंडेंजर्ड स्पीशीज. वो उनको खतरा रहता है फना होने के, मतलब दे कैन बी एक्सटिंक्ट इफ देयर इज अ कंटिन्यूअस थ्रेट ऑफ किलिंग, पाउचिंग, हंटिंग एंड देखिए जैसे कि हम मारते हैं इन वाइल्ड स्पीशीज को, वाइल्ड एनिमल्स को हम मारते हैं फॉर देयर प्रोडक्ट्स, for their skin, for their other products, we kill them, we hunt them, we as for the recreation purpose के लिए, just for the entertainment, we are killing them, we are poaching them, and sometimes they are entering to the local areas where they are killed, they are killed, to protect themselves. इनका जब कंटिन्यूअस थ्रेट इनमें रहती है, जो थ्रेट रहता है, सॉरी आई राइट हियर, थ्रेट रहता है, कंटिन्यूअस थ्रेट रहता है इनका किलिंग, पाउचिंग का, तो जाहिर सी बात है पहले इन स्पीशीज का नंबर क्या था, अबेंडेंट होता है, धीरे धीरे इनका जो नंबर होता है वो कम होता जा रहा है. अब ये रेड डाटा बुक में टैग होते हैं, अब इनको एंडेंजर्ड, दे आर टैग्ड एज एंडेंजर्ड स्पीशीज. अगर तो अब इनका एक्सटिंक्शन का खतरा रह जाता है, फिर इनका जो रेस होगा, इनका जो नस्ल होगा, वो फना होगा, वो मतलब एक्सटिंक्ट होगा, वैनिश होंगे, तो दे कैन नॉट लिव नो मोर. जैसे कि डोडो है एक्सटिंक्ट स्पीशीज, डोडो एज अ बर्ड, it is the extinction bird. या हम मैमोथ एलिफेंट जो है वो भी आजकल एक्सटिंक्शन, दिस इज द एक्सटिंक्शन. या बहुत सारे स्पीशीज है, पैरापीटस जो एनालिड कहा जाता है, वो भी बहुत सारे आपको एनिमल्स मिलेंगे जो एक्सटिंक्ट हुए हैं, आजकल वो दिखाई नहीं देते हैं. डायनासोर जो है वो भी एक्सटिंक्शन एनिमल्स है, वो भी नेचुरल डिजास्टर में इन्वॉल्व हुए हैं. खाली मैन एक्टिविटी also, then there is a natural disaster, there is a natural calamity. कुदरत के आफत से भी ये फना हो सकती है, इनका जो नंबर होता है वो भी डिक्लाइन हो सकता है. जरूरत नहीं है only the man is involved, but at this time man is highly involved in the disturbance in the surrounding, in the forest, in the areas where by which their number is extinct. या हम इनका हैबिटेट खत्म करते हैं, जो इनका डिवेलिंग प्लेस होता है फॉरेस्ट्स में, या कभी कभार फॉरेस्ट फायर के खातिर ये तबाह होते हैं, इनका हैबिटेट खत्म हो जाता है. अब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ये डिस्टर्ब हुए हैं, दे कम अंडर द थ्रेट. now their number is slowly decreasing. Now they named as the endangered, they are then named as the endangered species. I hope you understand about the topics today I discuss in the lecture number 2 about this chapter, include in your unit 2.
examination. I hope you understand. Thank you.